हेलो फ्रेंड्स, आइए आप लोगों का स्वागत करता हूं फिर से रविरंजन कुमार अपने यूट्यूब चैनल लर्नपुर में। आज हम देखेंगे नदी बेसिन के बारे में और इसके अंतर्गत हम गंगा नदी बेसिन और अमेजन नदी बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों नदी बेसिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। तो आइए, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड 7th क्लास की एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, और ये जो यूपीएससी से लेकर के और छोटे मोटे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंध एवं उपोष्ण प्रदेश, ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरैक्शन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में अभी हम एक एक करके सारे पॉइंट्स के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे और उन सारी बिंदुओं को छूने का प्रयास करेंगे जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है और क्वेश्चन आ गए हैं। तो आप देखिए एक एक करके और बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंतर्गत कि सहायक नदियां क्या होती है, जिसे इंग्लिश में हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो सहायक नदियां किसी जो बड़े नदी में मिलती है, छोटी छोटी नदियां होती है जो बड़े नदियों में जाकर के मिल करके उसका एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाता है। जैसे आपको बता दूं एग्जाम्पल स्वरूप कि गंगा हिमालय से निकल करके और बंगाल के खाड़ी में गिरने तक बहुत सारी सहायक नदियों की जल लेकर के महासागर में जाती है। तो इनमें कौन कौन सी सहायक नदी है, जैसे जमुना है, सोन है, ये सब उनकी सहायक नदी है। और ये नदियाँ जो सहायक नदियाँ होती है अपने कैचमेंट एरिया से, जहाँ से सहायक नदियाँ गुजरती है वहाँ का जल वगैरह इकट्ठा करके अपना जल जो बड़ी नदी होती है उसमें गिरा देती है और बड़ी नदी उस जल को लेकर के महासागर में गिरा देती है। तो सहायक नदियाँ एवं आसपास के क्षेत्र। तो अब नदी बेसिन, तो नदी बेसिन का मतलब होता है, जैसे हम आइए यहाँ पे देखते हैं कि ये मैंने साउथ अमेरिका का फिगर बनाया है और साउथ अमेरिका का फिगर बनाने का मकसद ये था कि आपको इस पे जो अमेजन नदी बेसिन है उसको भी दिखाना है। तो ये देखिए कि अमेजन नदी जो है साउथ अमेरिका के जो पश्चिमी भाग के पहाड़ वगैरह है उससे निकलती है और ये अपने आसपास की छोटे छोटे नदियों की जल लेकर के ये अटलांटिक महासागर में गिरा देती है और ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी बेसिन है। सबसे बड़ी नदी बेसिन होने का कारण है, अब ये देखिए मैंने जो ये ब्लैक कलर का ये जो लाइन मैंने खींची है ये इक्वेटर है। ये इक्वेटर मतलब ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के आसपास जो भी क्षेत्र होता है वहाँ पर सालों भर वर्षा होती है। और सालों भर वर्षा होने का कारण क्या होता है, आप जानते हैं कि सालों भर वर्षा होने का कारण ये होता है कि यहाँ जो इक्वेटर है यहाँ पे सालों भर टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने के कारण यहाँ इवेपोरेशन, वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है। वाष्पीकरण के कारण यहाँ पे प्रत्येक दिन बरसात होती है। इसीलिए ये जो नदी बेसिन है अमेजन सबसे बड़ी नदी बेसिन है और इसमें पानी की मात्रा या पानी की मतलब कंटिन्यूटी हमेशा बरकरार रहती है। अब आइए हम देखते हैं अमेजन बेसिन विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन है, ठीक है। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। अभी बताया आपको मैंने कि ये जो अमेजन नदी बेसिन है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल रीजन में है। अब अमेजन नदी पश्चिम में पहाड़ों से निकलती है। आप ही बताया था आपको कि यहाँ पहाड़ वगैरह काफ़ी है। पहाड़ से निकल करके ये अटलांटिक महासागर में जा करके अपना जल को गिरा देती है। एक चीज़ जो आपको बताना है कि ये जो अमेजन नदी बेसिन है इसका जो कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया का मतलब कि जिस क्षेत्र में मतलब जिस क्षेत्र से ये पानी इस नदी में जाती है ये आसपास के, समझिए ये तो नदी है, ये जो रेड रेड में मैंने दिखाया है नदी है। और ये नदी के अलावे जो दो नदियों के बीच के जो क्षेत्र होते हैं यहाँ से भी पानी छोटे नदी के माध्यम से बड़े नदी में, तो ये सभी कैचमेंट एरिया है।
कैचमेंट एरिया मतलब ये नदी बेसिन, नदी और जो वहां के आसपास के क्षेत्र है उसको मिलाकर कैचमेंट एरिया बनता है। अब अमेजन नदी पश्चिम में निकल करके अटलांटिक महासागर में गिरती है और अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको अंध महासागर भी दे देगा, तो अंध महासागर से आपको जो आशय है वो अटलांटिक ओशन से है, तो अटलांटिक ओशन आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आइए हम बात करते हैं नदी माउथ के बारे में, नदी का मुंह। तो नदी के मुंह का मतलब है कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि या वाटर बॉडी से मिलता है उसे हम नदी बेसिन के नाम से जानते हैं। जैसे आपको बता दूं कि ये देखिए यहां से ये नदी निकली अमेजन नदी और आसपास के जल को लेते हुए ये जाकर के यहां अटलांटिक महासागर में अपने जल को गिरा देती है। अब देखिए ये तो महासागर का जल है इधर इस साइड में पूरब में, और ये जो है ना यहाँ दोनों जल का मिलन होता है। दोनों जल के मिलन का मतलब क्या कि नदी का जो फ्रेश वाटर है और अटलांटिक महासागर का जो लवणीय जल है, उन दोनों जल का जो मिलन जहां होता है, मिलन पॉइंट, उसी को हम क्या कहते हैं कि नदी का माउथ कहते हैं या नदी का मुंह। अब देखिए कि जहां नदी का मुंह होता है वहां पर विश्व में बड़े बड़े डेल्टा बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि नदी अपने पास जो बहा करके काफी मिट्टियां गाद लाते हैं वो नदी बेसिन के आसपास छोड़ देती है, जिसके कारण वहां ऊंचे ऊंचे जो है डेल्टा या ऊंचे ऊंचे भूमि का निर्माण होता है, जिसे डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो आइए इसके साथ बता दूं आपको कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन है। तो सुंदरबन का जो नदी डेल्टा है, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा बनाया गया है, वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब आपको बताऊं आगे कि अमेजन नदी बेसिन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। अमेजन नदी बेसिन इक्वेटर के आसपास है, जिससे इस नदी में हमेशा पानी पर्याप्त मात्रा में रहता है या पानी बरकरार रहता है। इस क्षेत्र में रोज बारिश होती है। बिल्कुल सही है कि आपको बताया था जो इक्वेटर के आसपास क्षेत्र होगा वहां निश्चित रूप से प्रत्येक दिन बारिश होना ही है। अब रेन फॉरेस्ट के बारे में देखते हैं। रेन फॉरेस्ट का मतलब वर्षावन। अत्यधिक वर्षा होती है रेन फॉरेस्ट में, घने जंगल होते हैं। अब जहां जानते हैं कि अत्यधिक वर्षा होगी तो घना जंगल होगा, पत्तियों एवं शाखाओं से छत जैसे बन जाता है। अब देखिए ये जो रेन फॉरेस्ट है, ये रेन फॉरेस्ट इतना घना होता है और इसमें टहनियां और पत्ते इतने ज्यादा होते हैं कि आप इस जंगल में, एक तो इस जंगल में जाना बहुत मुश्किल है। पहले तो इस जंगल में जाना नामुमकिन था, बाद में कुछ रास्ता बनाया गया जिसके कारण से एक कोने से दूसरे कोने में अब लोग जाने लगे हैं, या तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोग जाते हैं। तो बता रहा था कि इस जंगल में इतना घना पेड़ पत्ते या टहनियां है कि एक छत जैसे बन गया है, और सूरज की जो रोशनी है वो तो जमीन पे प्रवेश ही नहीं करती, जिसके कारण वहां जमीन पे बहुत सारे ऐसे पौधे उग गए हैं जो छाया में उगते हैं। तो उसमें दो पौधे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं। पहला है कि आर्किड और दूसरा है, पहला है आपको आर्किड और दूसरा है ब्रोमीलाइड। इसको ब्रोमीलाइड कहते हैं, ब्रोमीलाइड। तो ये जो ब्रोमीलाइड है एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, बता दो इसके बारे में थोड़ा सा। ये ब्रोमीलाइड जो पौधा है अपने पत्तियों में जल संग्रहण का काम करता है, जल इकट्ठा करने का, और इसके अंदर जो जल इकट्ठा होता है उस जल का उपयोग मेढक या छोटे छोटे जो जीव जंतु है अपना अंडा देने का काम करने के लिए उसका उपयोग करता है। कहने का मतलब इसके पत्ते में मेढक अंडा देते हैं, जिससे मेढक का अंडा सुरक्षित रहता है। तो ये कुछ बताना था। आइए हम आगे देखते हैं। आइए हम देखते हैं वर्षावन के निवासी, मतलब जो वर्षावन के निवासी है उनकी खान पान रहन सहन कैसी है। यहाँ के निवासी कर्तन एवं दहन कृषि करते हैं। तो कर्तन एवं दहन कृषि के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं
इसे इंग्लिश में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। अब होता क्या है कि काफ़ी घने जंगल है वहाँ, तो पहले ये लोग क्या करते हैं कि जंगल को साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद आग लगा देते हैं। आग लगा देने के बाद उस राख को वहीं के ज़मीन को खोद करके उसमें मिला देते हैं और उस पर कृषि करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब होता क्या है कि ये कुछ दिनों तक या कुछ सालों तक इस पर बार बार खेती करते हैं और तब तक ये खेती करते हैं जब तक वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। और जब उनको लगता है कि ये मिट्टी उपजाऊ नहीं रह गई खेती करने लायक, तो फिर उस भूमि को छोड़ करके कहीं और जा करके कृषि का काम करते थे। इसे ही कहते हैं कर्तन एवं दहन। मुख्यतः यहाँ के लोग टेपियोक और अनानास और शकरकंद उगाते हैं। याद रखिएगा, टेपियोक, अनानास और शकरकंद। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों चीज़ें काफ़ी पानी की आवश्यकता होती है इसको उगाने के लिए। उसके बाद इन लोगों का मुख्य आहार मिनियोक है। मिनियोक को कसावा भी कहते हैं, आप कसावा जानते होंगे, ये इसका कॉमन नेम है। और मिनियोक इसकी जो वैज्ञानिक नाम है। तो कसावा आप याद रखिएगा, इसका मुख्य आहार वहाँ के लोगों का मिनियोक या कसावा है। अब हम आइए बात करते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में, जिससे हम लोग काफ़ी अवगत हैं और अवेयर हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण दोनों के सहायक नदियों के द्वारा किया जाता है। ये भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन कह सकते हैं इसे, और सहायक नदियां मिलकर के भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच है। अब ये देखिए, यहाँ आइए थोड़ा सा, ये अक्षांश है, इक्वेटर है। तो ऊपर वाला भाग भारत की स्थिति यहाँ है लगभग, नहीं इक्वेटर, चलिए इक्वेटर से काफ़ी ऊपर है, इक्वेटर पर नहीं है, भारत की स्थिति यहाँ है। तो ये जो नदी बेसिन है, ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में है। तो ये क्या है, सब ट्रॉपिकल रीजन में है। ट्रॉपिकल रीजन नहीं है, सब ट्रॉपिकल। आप जानते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन जो है 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री के बीच है, और सब ट्रॉपिकल रीजन जो है 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच में है। अब आइए हम बात करते हैं कि यहाँ की मुख्य फसलें क्या है। धान है। धान की खेती के लिए पानी की बड़े मात्रा में आवश्यकता होती है, इसीलिए यहाँ धान की खेती काफ़ी होती है, क्योंकि यहाँ भी लगभग पानी की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र की बेसिन में डॉल्फिन पाई जाती है। ये थोड़ा इन सारे पॉइंट्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सूसू कहा जाता है। ये याद रखिएगा, वो वाली सूसू नहीं, इनका नाम है सूसू, ये ध्यान में रखेंगे आप। दूसरी बात, सूसू का मतलब होता है कि अंधी डॉल्फिन, या तो सूसू कहेंगे इसे या तो अंधी डॉल्फिन कहेंगे। तो कहीं अंधी डॉल्फिन आ जाए या सूसू आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में से कोई भी नाम दे आप जो है ना क्वेश्चन में करके आइएगा डॉल्फिन। तो इस टॉपिक में इतने ही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।